ये essay using the scientific method that is considered to be the better the better essay, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन में पूरे essay से रिलेटेड हमें बातें बताई जाती हैं और फिर उनको वन बाय वन डिस्कस किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. कि राइटर्स ये कहते हैं कि हम सब ने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है मुख्तलिफ तरह के मसाइल को हासिल करने के लिए. तो सबसे जो बड़ा मसला इंसान को हमेशा से रहा है वो कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि उसने अपनी अपनी सेहत को बेहतर रखना है, बरकरार रखना है. तो साइंस ने इंसान को अपनी सेहत को बेहतर रखने में, उसको बरकरार रखने में हमेशा क्या की है, मदद की है. सेकंड जो साइंस ने इंसान को जो बेनिफिट दिया है, दैट इज द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. कि इंसान को साइंस ने मुख्तलिफ तरह के फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए और उनको उनको पहले जो प्रोड्यूस, इंसान के लिए सबसे जो बड़ा मसला रहा है वो प्रोडक्शन का रहा है. तो जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो मुश्किल थी. जैसे कि आज के दौर में जितनी गंदम आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पुराने दौर में ऐसा नहीं था. ज्यादा जमीन होती थी लेकिन गंदम की प्रोडक्शन कम होती थी. अब कम जमीन है लेकिन जो गंदम है, वीट है या कोई और फसल है, मेज है, ओके, तो कौन है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो आज के दौर में ज़्यादा है पहले से. और वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ है. साइंस ने डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस करवाया है. साइंस ने हमें ज़मीन को जो है वो जो टिलिंग है, ओके, उसको हल चलाने के लिए जो साइंस ने न्यू न्यू वेज जो हैं वो बताए हैं. तो इसमें भी अब ये जो आपके पास हेडिंग्स बेसिकली वो बता रहा है, इनको वो सेपरेटली भी डिस्कस करेगा. उसके अलावा साइंस ने कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स उसको भी बेहतर बनाया है कि आज के दौर में जो कंस्ट्रक्शन है वो मजबूत होती है. वो आप कह सकते हो जगह कम और आप कह सकते हो कि 100 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आपको नजर आती हैं. तो ये न्यू न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू न्यू डिजाइन वो साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुए हैं. और उसके साथ साथ and the improvement in communication and transportation. So this is another very important thing. और इस रेवोल्यूशन को तो हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा, ओके. और वो मीन के बाकी तो जो प्रोग्रेस है वो चल रही थी. जैसे कि 2000 के बाद जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट इंट्रोड्यूस हुई पूरी वर्ल्ड के अंदर. और अभी जो हम ये जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम, गूगल मीट और मैनी अदर मीन्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, many other communication sources. तो अब ये रेवोल्यूशन साइंस की वजह से आया है, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था. अगर आप अपने घरों में बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ से और आप पढ़ रहे हैं किसी भी तरह से, तो अगर ये आज के दौर में साइंस ना होती और इस तरह के हालात आ जाते, क्योंकि वायरसेस और प्लेग्स तो पहले भी दुनिया में आते रहे हैं. तो वो प्लेग का जो आना है बेसिकली वो सब कुछ उस वक्त था, लेकिन क्योंकि उसकी किसी भी तरह की जो बेहतरी थी वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि साइंस उस वक्त इतनी प्रोग्रेस उसने नहीं की थी. तो आप मिलके ये पढ़ना या उसमें पॉसिबिलिटी ना होती. आप तो ये सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा ही होता अगर वो दौर होता था, वट एवर, ओके. सो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोग्रेस आई कि पुराने दौर में लोग जो या तो हॉर्सेस पे सफ़र करते थे, या आप कह सकते हो कि कुछ और उनका ज़रिए हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर हॉर्सेस या डंकीज या पैदल चलना ये यूज़ होते थे. तो अब साइंस ने ट्रांसपोर्टेशन को भी, मीन्स यू हैव फास्ट बुलेट ट्रेन्स एंड यू हैव एरोप्लेन्स. आप उन पे सफ़र जो है वो करते हैं. आप यू हैव बसेस, कार्स, ओके, जो they move very fast. So not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. अब जब आपकी ज़िंदगी के तरीके बदलते हैं जीने के, तो लोग भी बदलते हैं, ठीक है. आप
इसी वजह से कहते हैं पुराने दौर के लोग ऐसे होते थे, आज के दौर के लोग ऐसे हैं, पुराने दौर के दोस्त ऐसे होते थे, आज के दौर में ऐसे हैं। रीजन क्या है कि जब आपके जिंदगी के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वेज हैं, वो बदलते हैं, तो वो इंसान पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी ने हमारे ऊपर बहुत से इसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस भी हैं जो हमारे फिजिकल जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं कि जैसे कि हमें लोगों की कम परवाह होती है, हम उनसे मिलते कम हैं, हम एक जगह पे इकट्ठे बैठ के, वो तो अभी प्लेग हो गया वैसे भी, ओके। So ultimately, then this was going on. So today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Okay. तो लेकिन अब साइंस की वजह से ये मुमकिन है कि आज के दौर में हम जो भी वाकयात इवेंट्स होते हैं उनको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पहले क्या समझे जाते थे, इनिग्मेटिक समझे जाते थे, मिस्टीरियस, पुरस्कार, ओके, कि पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग मर रहे हैं, देन नोबडी न्यू अबाउट द रीजन व्हाई इज इट हैपनिंग। मीन 1915 टू 18 वो जो प्लेग आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की जो, या उससे पहले प्लेग्स आते रहे, ओके, तो नोबडी न्यू कि हम क्यों मर रहे हैं, बस मर रहे होते थे लोग। तो एटलीस्ट अभी प्लेग है, अभी वायरस है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड उस पर रिसर्च भी हो रही है, या उसके साथ साथ जो है वो हमें एटलीस्ट ये पता है कि ये वायरस है, इस तरह से लग सकता है, इस वजह से हमने एहतियात करनी है। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी जो आपके पास है इस हैपनिंग को एक्सप्लेन करने की, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या अर्थ को किस वजह से आते हैं। जैसे कि पुराने दौर में अगर लोग कहते जमीन को किसी बुल ने अपने सींगों पे उठाया हुआ है या समथिंग लाइक दिस, तो आज के दौर में उस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस हैं चीजों की, इलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, वो नहीं पाई जाती हैं। सो दिस ऑल हैज डन this all has been done because of science. Okay, so science has done all this, although there is still need for improvement. We are now generally less fearful than our fathers and forefathers were. तो इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा जरूरत रहेगी, और साइंस खुद इस बात पे बिलीव करती है कि देयर इज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, वो हमेशा रहेगी। और प्रोग्रेस, जैसे कि अभी एक, सर आवाज आपकी कट रही है। बेटा आपके अपने उसका मसला होगा, मेरी आवाज कट रही है तो आप अपने उसको नेट को चेक करें। तो यस, सो if there is still need for improvement, we are generally less fearful than our means fathers and grandfathers were. तो वो लेस fearful, हम उनसे ज्यादा जो है ना वो हम उनसे कम fearful हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वी नो कि चीजें होती क्यों हैं, ये क्यों हो रही हैं। तो जब आपको ये रीजन पता चल जाए चीजों के होने की, तो फिर आपके अंदर डर कम हो जाता है। तो पहले जो दौर था उसमें क्योंकि रीजंस नहीं पता चलती थी, तो उस रीजन ना पता चलने की वजह से इंसान ज्यादा खौफ का जो शिकार रहता था। तो अभी हमें पता है कि अगर मौसम में ये चेंजेस आ रही हैं तो वो क्यों हैं, अगर इंसान बीमार पड़ता है तो उसकी क्या रीजंस हैं। ओके, तो पुराने दौर में ऐसा नहीं था, तो इसलिए इंसान को हमेशा डर रहता था। इनके जब आपको पता है कि आपने इस चीज से बचना है और आपकी जिंदगी बेटर हो सकती है, लेकिन पुराने दौर में पता ही नहीं होता था कि किससे बचना है, जरासीम क्या होते हैं, वो दिखते ही नहीं है, तो दिखते नहीं है तो होते नहीं है। लेकिन अभी जो साइंस ने हमें बताया है कि जो चीज नहीं भी दिखती वो भी होती है, तो आप उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो एटीट्यूड है अबाउट डिजीजेस, दैट इज ऑल्सो चेंज्ड। सो वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स। क्रिटिकल मीन्स के हमारे एंसेस्टर्स को जो हजारों साल पहले थे, उनको तो यही लगता था कि ठीक है एक काम हुआ है, उसकी रीजन क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो अल्टीमेटली उसकी रीजन जानने की भी ऐसे जरूरत नहीं है। और उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो क्यों हुआ है। ओके, जब उन्हें ये नहीं पता चलता था कि ये इसकी जो रीजनिंग है वो क्या है, तो वो क्रिटिकल नहीं होते थे। जो उनको कहानी सुनाता था उस पर वो यकीन कर लेते थे। तो अब वो जो कहानी सुनाना है, उस कहानी पर जो यकीन करना है उनका, वो अल्टीमेटली यही था कि हर कोई जो कहानी सुनाता था तो उस पर वो यकीन कर लिया करते थे। तो क्रिटिकल नहीं थे। क्रिटिकल मीन्स कि आप उस चीज की जो डेप्थ है उस तक पहुंचते हैं और उसमें
अपेरेंटली ना नजर आने वाली रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। या जैसे कि आप क्रिटिकली अगर किसी पोम को भी एनालाइज कर रहे होते हैं, तो जो अपेरेंट मैसेज होता है पोम का, उससे हट के आप उसके अंदर जो छुपा हुआ मैसेज है उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, उसको अनर्थ करने की कोशिश करते हो। तो ये उसने इंट्रोडक्शन एक तरह से दे दिया, बाद में इसको वो क्या करेगा, फर्दर एक्सप्लेन करेगा इन चीज़ों को कि व्हाई वी आर मोर क्रिटिकल एंड हाउ वी आर मोर क्रिटिकल एंड व्हाई वी आर लेस fearful देन आवर ancestors. So this lesson should help you understand, okay, ये राइटर हमें जो है वो बताता है कि दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज पीपल। कि वो कहता है कि ये लेसन पहली तो ये बात आपको बताएगा कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे किया है और लोगों को बदला कैसे। इट शुड ऑल्सो हेल्प it should also help you understand how you can make better use of scientific method in your everyday life। और दूसरा ये कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में साइंटिफिक मेथड को बेटर वे में किस तरह से यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट हेडिंग, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, यहाँ पे वो ये कहता है कि इफ यू हैड बीन बॉर्न, साइंस ने ऑब्वियसली बीमारी को कंट्रोल किया है और बहुत हद तक किया है, और अभी जो है वो अगर कोई अनटुवर्ड हैपनिंग ना हो इंसान की लाइफ में, तो एवरी पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव 70, 75, 65 ईयर्स। ओके, तो जो पहले दौर में इस तरह से मुमकिन नहीं था, इसी वजह से अब आबादी का भी अगर रेशो लगाएं तो पहले आबादी बहुत कम थी। उसकी वजह ये थी कि मिस्टीरियस डिजीजेस लगती थी। मिस्टीरियस इस वजह से होती थी किसी को समझ ही नहीं आती थी। ओके, तो वो डिजीजेस जो है वो इंसान की लाइफ खत्म करती थी और मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स दे वर कम टू डेथ। ओके, तो अल्टीमेटली साइंस ने उस तरीकाकार को क्या किया, बदला। तो यहाँ पे वो हमें बताएगा कि साइंस ने डिजीज जो इंसान की लाइफ में मौजूद थी उसको कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा किया। So he starts, if you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in eight of living to be 1 year old. तो राइटर ये कहते हैं कि अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो 8 में से 1% जो है वो चांस था कि आप क्या करते, 1 साल तक जी जाते। मीन्स के यही होता था कि अगर 8 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से एक बच्चा अपनी फर्स्ट बर्थडे को पहुंचता था, उसमें से 7 की डेथ हो जाती थी। In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. Okay, यही बात मैंने पहले आपको बताई कि उन दिनों में क्या होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे को पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year। और वो कहता है कि फर्ज करें, सोचें कि अगर आप बड़े मजबूत बच्चे थे, ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, अगर वो बच्चे थे आप, तो आप पहला साल जी गए और इनके आप मुकाबला करके जो भी बीमारी ने आप पे अटैक किया, very likely means there are a lot of chances before you were 6 years old you would have smallpox। okay, तो इससे पहले कि आपकी उम्र जो है वो 6 साल हो, आपको क्या हो जाएंगे, स्मॉल पॉक्स हो जाएंगे। एंड आई मीन के वो फिर उस बीमारी से आपको लड़ना पड़ेगा। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और इससे पहले कि आप 12 साल की उम्र को पहुंचे, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स। ओके, तो आपको मीजल्स की बीमारी लग जाएगी, वुपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थेरिया। ओके, अब ये डिफरेंट जो है वो मीन्स के खसरा आपको हो सकता है, आपको जो है ना वो काली खांसी टाइप जो है वो हो सकता है, आपको वो मियादी बुखार जो है 15 दिन का 21 दिन का वो हो सकता है, आपके गले में टाउंसल्स बन सकते हैं। ओके, डिप्थीरिया की बीमारी जिससे रिलेटेड आपने फर्स्ट ईयर में भी एक लेसन पढ़ा था। तो मीन के डिफरेंट डिजीजेज, आपको एक बीमारी से बचते दूसरी, दूसरी से बचते तीसरी,
आपको ये एक सिलसिला जो है वो रहता था, बिकॉज देयर वाज नो मेडिसिन, एक्चुअल मेडिसिन वाज अवेलेबल, तो एक्चुअल मेडिसिन वाज नॉट अवेलेबल, इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर। और फर्ज करें आप इन बीमारियों से लड़ गए, फिर भी आपकी जिंदगी की जो जंग है वो खत्म नहीं है। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, cholera, टाइफाइड फीवर, इवन इन्फ्लुएंजा वन स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू द कम्युनिटी। ओके, चलें, ये बाकी जो बीमारियां मलेरिया और कोलरा वगैरह ये तो होती ही थी, लेकिन अल्टीमेटली जब एक बीमारी एक सोसाइटी में स्टार्ट होती थी, एक जो है वो जगह पे स्टार्ट होती थी या एक शख्स को लगती थी, तो पूरी सोसाइटी में फैल जाती थी। और आपको पता है कि मलेरिया तो पूरे पूरे अब कह सकते हैं रीजन्स को ख़त्म करके जो है वो गुजर जाता था। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी ऐसे ही था, बहुत से लोग जो इसका शिकार होते थे और बहुत मुश्किल में होते थे। सो यस, सो येलो फीवर ये हो गया, यस, थ्रू कम्युनिटी। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन। राइटर क्या कहता है कि उन दिनों में लाइफ जो थी वो क्या थी, मोस्ट अनसर्टन थी, बहुत ही गैर यकीनी थी, क्योंकि एक बीमारी से बच जाना कभी भी ये नहीं था कि अब आप जी जाएंगे, बल्कि दूसरी बीमारियां भी आप पर अटैक जो है वो कर सकती हैं। तो अल्टीमेटली अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years of age was indeed fortunate। वो आदमी जो 30 साल से ज्यादा उम्र जी जाता था उसको खुशकिस्मत समझा जाता था। इट इज अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। और राइटर्स ये भी कहते हैं कि इस बात, ये नाकाबिल यकीन, इनक्रेडिबल सी बात लगती है कि इस तरह के हालात, इस तरह की सर्कमस्टांसेस, इस तरह की कंडीशन वो थोड़ा अरसा पहले थे। मीन कि इंसान अभी आप 21st सेंचुरी में है, तो 21st सेंचुरी तो हम उस हिसाब से कहते हैं हजरत ईसा की पैदाइश के बाद, कि उससे पहले भी इंसान जो है वो मौजूद था। तो लेकिन अब देखें कि इंसान की जो आबादी है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर ना, हमारे पास एक लेसन है, दैट इज द नेम ऑफ दैट लेसन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वहां पे आप देखेंगे कि इंसान की जो आबादी है वो दुनिया में ज्यादातर बड़ी ही 1850 के बाद है। 1850 तक मीन्स कि वो सारी सेंचुरीज में जो इंसान की जो आबादी थी इट वाज वेरी मच लेस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने डिजीज को कंट्रोल किया, तो वो बीमारी पर उसने क्या पाया, काबू पा लिया काफी हद तक। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब आप आपसे कोई कहे कि ये 1900 में या 1800 में या इवन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में ये हालात थे, तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, हैं थोड़ा सा सब पहले इंसान की ये कंडीशन थी। सो देयर वाज लेस पॉसिबिलिटी कि ऐसा तो नहीं हो सकता इंसान ने इतनी प्रोग्रेस इतनी जल्दी कर ली हो। तो ऑब्वियसली इंसान की जो लाइफ में ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसकी ये 2 सेंचुरीज हैं जिसमें रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस हुई है इंसान की लाइफ के अंदर भी, और साइंटिफिक प्रोग्रेस, इर्द गिर्द की चीज़ों, गैजेट्स जो उसकी लाइफ में आए बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद। सो अल्टीमेटली उसकी लाइफ जो है वो चेंज हुई। सो टुडे बेबीज आर बोर्न। अब उसने पास्ट की बात बताई, इसी तरह से बाकी भी जगहों पे बताएगा कि पास्ट में क्या था और अब क्या है साइंस की वजह से। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड फॉर दे आर गेटिंग अ डिजीज। तो आज के दौर में बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं और देयर आर लेस चांसेस कि उनको बीमारी लगे। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर। और जो जवान हो जाते हैं या नौजवान जो हैं उनको डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स या टाइफाइड फीवर का इलाज किया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old। आज के दौर में एक इंसान जो है वो 70 साल जीने की क्या रख सकता है, 70 साल जीने की उम्मीद वो रख सकता है। These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problems as the cause of disease and its prevention। अब ये जो चेंजेस आई हैं, पॉसिबल हुई हैं, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ देर ओनली बिकॉज ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड। कि साइंटिफिक मेथड ने बीमारियों की जो कॉजेज थी उनको सॉल्व करने में भी हेल्प की है, और बीमारियों के बचाव करने में भी इंसान की क्या किया, हेल्प किया। सो साइंटिफिक मेथड हैज चेंज्ड व्हाट वी कॉल ह्यूमन ह्यूमन नोशंस अबाउट डिजीजेस। और साइंटिफिक मेथड ने इंसान को बताया है कि उसने बीमारियों से बचना कैसे है, कौन सी मेडिसिन उसने लेनी है, उसका
उसका जो मर्ज है वो डायग्नोज किस तरह से होगा। तो साइंस ने इंसान की लाइफ में जो बीमारियों से मरने की रेशो थी उसको बहुत हद तक क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो ये बेटा आपका हो गया लेसन। आपने जो फर्स्ट वाला लेसन है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, नेक्स्ट आपने उसके 2 क्वेश्चंस और प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइजेज में से। 1-2 क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट आपने 3-4 जो क्वेश्चंस है उनको आपने प्रिपेयर करना है। और अभी जो है वो आप देख लें जो आपके पास टेंस है नंबर 3। ओके, नंबर 3 दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दिस इज एन इजी टेंस, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसका फार्मूला भी जो है, स्ट्रक्चर भी है, दैट इज क्वाइट इजी। और इस सेंस में हमें फ्यूचर की जो हैपनिंग्स हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मीन्स की पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। तो दिस सेंस टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी। जैसे कि अगर कोई ये कहे कि बारिश होगी, सो दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, कि बारिश हो सकती है। ओके, देयर इज द पॉसिबिलिटी। ओके, यहाँ पर आपके पास आ गया इसका इसका स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद अब जो आपके पास दोनों पहले टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। इसमें जो फर्स्ट 2 टेंसेस आपने पढ़े हैं उसमें आपके पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जिसको आप असर्टिव सेंटेंसेस आप कह सकते हैं, उनमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद नहीं होते थे। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाके आप यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद है। तो इट इट मेक्स इट ईजियर कि हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो मसाइल जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से एस्यूम नहीं करते हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो यही है कि आपने विल या शेल यूज करना है। शेल आमतौर पे आप यूज करते हो किसके साथ, शेल आप यूज करते हो आई और वी के साथ, और बाकी जो आपके पास प्रोनाउंस हैं या बाकी जो आपके पास उसके अलावा जो भी बचता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी बचता है उसके साथ आप क्या करते हो, विल यूज करते हो। सो इफ वी राइट एन सेंटेंस फॉर एग्जांपल, so that would be she will draw she will draw okay, sorry, I'm unable to write it. ओके, मैं इधर इसको लिख देता हूँ। she will draw a beautiful
picture. She will draw a beautiful picture. They will win the match. Okay. And we shall help you in all circumstances. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें जो इसका आप कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए सर्टेनली आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे। सो शी विल नॉट ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, they will not win the match and we shall not help you in all circumstances. अब इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दैट इज क्वाइट इजी, जो पहले आपको तरीका बताया हुआ है। आप विल को स्टार्ट में ले जाएंगे, विल शी ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, विल दे विन द मैच और शैल वी हेल्प यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ये आपके पास इसका आपके पास फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। तो सेंटेंसेस आप को मैं लिखवा देता हूँ। इसको सेंटेंसेस को बेटा जल्दी जल्दी लिख लें। 10 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं और ये नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, आज है थर्सडे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें आपने मुझे पास्ट और फ्यूचर दोनों के सेंटेंसेस जो है वो चेक करवाने हैं। जी, इस कॉलेज का संगे बुनियाद वजीर तालीम रखेंगे। जी, राइट डाउन, इस कॉलेज का संगे बुनियाद वजीर तालीम रखेंगे। संगे बुनियाद रखना होता है ले द फाउंडेशन, ले द फाउंडेशन स्टोन, LAY, ले द फाउंडेशन स्टोन, ले द फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद। नेक्स्ट बेटा आप लिखें सेंटेंस, उसको उसकी बेईमानी, उसको उसकी बेईमानी तबाह कर देगी, उसको उसकी बेईमानी तबाह कर देगी। नेक्स्ट बेईमानी डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट मेरी तवक्को के मुताबिक वो आज यहां पहुंच जाएगा। मेरी तवक्को के मुताबिक वो आज सर आगे बोलिए। वो आज यहां पहुंच जाएगा। और तवक्को जो है क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा नंबर 4, आप हमारे मामलात में दखल नहीं देंगे। आप हमारे मामलात में दखल नहीं देंगे। दखल देना इंटरफेयर, दखल देने के लिए आप यूज करेंगे इंटरफेयर। नेक्स्ट वो नकम्मे बहाने नहीं बनाएगा। वो नकम्मे बहाने नहीं बनाएगा। नकम्मे की इंग्लिश? नकम्मे बेटा, नकम्मे बहाने होता है लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, LAME, लेम, लेम एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट लिखें, क्या आप इस मौजू पर तकरीर करेंगे। क्या आप इस मौजू पर तकरीर करेंगे। नेक्स्ट लिखें, आप अपनी हरकतों पर पछताएंगे। आप अपनी हरकतों पर
पछताएंगे। और पछताना बेटा होता है रिपेंट, रिपेंट। पछताना होता है रिपेंट, REPENT, रिपेंट, रिपेंट ऑफ थिंग। आप इसके साथ प्रपोजिशन लगाएंगे। और हरकतें होती हैं मिसडीड्स, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आप एक्शंस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिसडीड्स हो गए क्योंकि वो पछताने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखें, तुम्हारी मुखालफत कौन करेगा? तुम्हारी मुखालफत कौन करेगा? तुम्हारी मुखालफत कौन करेगा? क्या वो वतन का वफादार साबित नहीं होगा? क्या वो वतन का वफादार साबित नहीं होगा? तुम मकान कब खाली करोगे? तुम मकान कब खाली करोगे? और खाली करने के लिए वकेट होता है, VACATE, वकेट। जी बेटा 10 हो गए, 10 सेंटेंसेस कोई बता सकता है हुए या नहीं हुए? यस यस सर। हो गए हैं। ठीक है बेटा, इनको आपने बना के लाना है। और अभी आप अपने बोर्ड पे देखें तो वहां पे मैंने आपको 5 इडियम्स लिख दिए हुए हैं, आप उनको भी जो है वो चेक कर लें। तो उसके इसमें से अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको मैंने लिखवाए हैं सेंटेंसेस, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपको नजर आ रहा है तो उसकी इंग्लिश पूछ लें मुझसे आप। बोसम। अच्छा, ये जो इडियम्स लिखे हैं इनके पूछ रहे हैं बेटा, मैं वो पूछ रहा हूँ जो आपने मुहावरा जो लिखे हैं, सॉरी जो उर्दू सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें से कोई डिफिकल्ट वर्ड है सर पहले तो वो पूछ खाली लीजिए। करोगे, जो लास्ट खाली, वाला लिखा है तुम मकान कब खाली करोगे। जी खाली करना बेटा होता है ना वकेट, वकेट होता है खाली करना, VACATE, वकेट, खाली करना। यस सर। ठीक है, अब बेटा इधर जो है वो आ जाए, ईडियम्स पे आ जाए। ईडियम्स की मीनिंग आप जो है वो देख लें कि क्या है। तो बेसिकली जो ब्रोकन रीड है, ब्रोकन रीड, सो ब्रोकन रीड ऐसे आदमी के बारे में जो है वो हम कहते हैं कि जो अपने जो वादे हैं उनकी एज सच पासदारी नहीं रखता, और नाकाबिले एतबार आदमी होता है। ठीक है, क्या होता है? नाकाबिले एतबार, जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में, तो उसको कहते हैं अ ब्रोकन रीड। जैसे कि आप सेंटेंस बना सकते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन हिम बिकॉज ही इज अ ब्रोकन रीड। डू नॉट डिपेंड ऑन हिम बिकॉज ही इज अ ब्रोकन रीड। इसी तरह से बॉजम फ्रेंड जो है वो जो होता है ना, यार जिगरी दोस्त जो होता है, ओके, उसको बॉजम फ्रेंड कहते हैं। बहुत करीबी जो दोस्त होता है उसको बॉजम फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो बॉजम फ्रेंड, a bosom friend is a great blessing, कि जो जिगरी यार है वो एक बहुत बड़ी नेमत होता है। इसी तरह से अकास्टिंग वोट, अकास्टिंग वोट ये ज्यादा ईडीएम इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक जगह पर वोट, ऐसा वोट जो किसी भी तरह के इलेक्शन या सिलेक्शन का क्या कर दे, फैसला कर दे, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। इसको हम कहते हैं फैसला कुन जो वोट होता है उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। तो अब हो सकता है एक जगह पे वोट्स बराबर हुए हों, तो एक आदमी जब वोट देगा तो वो फैसला कुन वोट होगा। सो द बिल वाज पास्ड बाय द कास्टिंग वोट ऑफ द स्पीकर। द बिल वाज पास्ड बाय द कास्टिंग वोट ऑफ स्पीकर। क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, क्लोज फिस्टेड जिसने मुट्ठी को बंद किया हुआ हो। तो क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन इज नॉट लाइक बाय एनीवन। के जो बंद मुट्ठी वाला कंजूस आदमी है उसको कोई भी पसंद नहीं करता, कंजूस आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता। और डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम होता है। छुपा रुस्तम वो कि जो जाहिर ना हो लेकिन जो है वो अचानक से वो सामने आए और फतह हासिल कर ले। तो आप कह सकते हैं कि अली स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, या अली केम फर्स्ट भी हो सकता है। स्टूड कहते हैं कि आमतौर पे गलत उलाम है। सो अली केम फर्स्ट इन द क्लास एंड प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स, ओके, या प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स। वो डार्क हॉर्स क्या हुआ? छुपा रुस्तम साबित हुआ।
तो आप अपनी बुक से भी